नीति की, मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति की। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश कुमार जी। हरकेश जी, आपसे पहला सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति का इस वक्त क्या प्रयोजन है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो किसी भी सरकार में या किसी भी समय देश में शिक्षा नीति की मूलभूत आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आधुनिक हो रहे सोसाइटी में या आधुनिक हो रहे समाज में हमारे छात्र किस तरीके से पदार्पण करें और किस तरीके से उनकी जो अमूलचूल परिवर्तन की जरूरतें हैं या आधुनिकता के साथ उनको जोड़ने की जरूरतें हैं, उनको हम ठीक कर पाए। तो असली मुद्दा तो यहाँ पर शिक्षा नीति के बदलाव में इसलिए भी आता है, और ये कमोबेश समझिए कि पूरे विश्व में सभी सरकारें करती हैं। तो ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषयगत ये बात नहीं है कि आप शिक्षा नीति में बदलाव क्यों ला रहे हैं। बदलाव लाने के प्रयोजन क्या है और बदलाव किस तरीके से लाए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं सबसे पहले आप ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो शिक्षा नीति में बदलाव के लिए ये स्टेप उठाया गया है, ये इस समय का नहीं है, अभी ये 2015 से इनका चल रहा था। बेसिक बात ये है कि इन्होंने 2015 में TSR सुब्रमण्यम को ये मसौदा तैयार करने के लिए या इस पर नीति तैयार करने के लिए बात बोली थी, और उसके बाद उन्होंने इसरो के एक वैज्ञानिक थे कस्तूरी रंगन, तो कस्तूरी रंगन जी को इन्होंने फिर वो मसौदा दिया था ड्राफ्टिंग के लिए। तो ये सारी चीजें पहले से चली आ रही थी। ये जरूर था कि इन्होंने जो उसमें विचार मांगे, जो तमाम लोगों से उसमें अपने सुझाव मांगे, उसका समय बहुत कम दिया। वो मुश्किल से 1.5 महीने का समय दिया था, वो भी 2019 के दिसंबर में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जितने सुझाव 1.5 लाख के करीबन जिसको कहा जा रहा है कि आए थे, तो उसमें कोई ऐसा खास सुझाव लगता नहीं है कि किसी ने कुछ कहा है। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना काल में इस समय जहां सिचुएशन काफी हाई टाइम चल रहा है देश के लिए, ऐसी स्थिति में अगर ये ला दिया गया है तो क्या है कि आप बहुत विरोध भी नहीं कर सकते, पार्टियां सड़कों पर उतर भी नहीं सकती, बहुत सारी चीजें उसमें आप कमोवेश ये समझिए कि बदलाव लाने की स्थिति में है भी नहीं कि नहीं आप इसको लागू करिए, इसको नहीं लागू करिए। तो ये सरकारी मसौदा है, और सरकारी मसौदा इसीलिए लाया जाता है कि आधुनिकता के साथ युवाओं को और छात्रों को जोड़ा जा सके। ये पहल कोई ऐसी विशेष उसमें जाने की नहीं है कि शिक्षा नीति में बदलाव क्यों लाया गया अच्छी बात है। तो नई शिक्षा नीति में जो मौलिक जो मसौदा है वो सब क्या है उसमें? ये मतलब हम आम दर्शकों की बात कर रहे हैं कि वो कैसे समझें? शिक्षा नीति पर अगर बात कर रहे हैं तो शिक्षा नीति में अमूलचूल परिवर्तन कहां पर, कैसे और किस तरीके से किया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात ये समझिए कि शिक्षा नीति जब आप बदलते हैं, जब आप लाते हैं कोई चीज, तो उसमें 2-3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाता है। पहला ये कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि शिक्षा पाने के बाद आपको नौकरी विशेष या कोई औद्योगिक उसमें कार्यकलाप में या नवीन उद्योग लगाने के प्रयोग में आपको सार्थकता के साथ उसमें आने में आसानी हो। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षा का मेन उद्देश्य ही यही, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है, और ये शुरुआत होती है प्राइमरी एजुकेशन से। कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप कोई पौधा रोपित कर रहे हैं और उस पौध रोपण में आप कोई कमजोरी कर दें और उसके बाद आप सोचिए कि पेड़ जब बड़ा होगा तो हम उसको बहुत अच्छा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है कि जब प्राइमरी एजुकेशन की बात आप करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन आप किन लोगों से एजुकेशन दिलवा रहे हैं, कैसे दिलवा रहे हैं, पढ़ाया क्या जा रहा है, बच्चों को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। हमारे आपके बीच की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं इसको कह देता हूं। 5+3+3+4 ये कदम उठाया गया है, और पहले था 10+2 का सिस्टम। 10+2 में सिस्टम ये था कि 1 से लेकर 10 तक आप एक तरीके से पढ़ाई करते थे, और 10वीं के बाद आपका कला संकाय, विज्ञान संकाय और कॉमर्स या वाणिज्य संकाय, इसमें विभाजन हो जाता था और आप उस दिशा में बढ़ जाते थे। इसके बाद आपकी स्पेशलिटी होती थी ग्रेजुएशन में। जब आप ग्रेजुएट होते थे तो आप उस सब्जेक्ट के माहिर आदमी होते थे, क्योंकि आप उसको पढ़ने के बाद फिर MA या PhD ये सब भी आगे के कदम थे जिसमें आप बढ़ते थे। अभी क्या है कि कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसमें आप कह दें कि नहीं अब वो नहीं था अब ये हो गया है। वस्तुतः स्थिति अभी भी वही है। 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जो जाना है
उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन ये करने की कोशिश में है वो ये है क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें सम्मिलित करना। अब समझिएगा, हम आप जब पढ़ते थे बचपन में तो होता क्या था कि हम पढ़ते थे हिंदी में और उसके बाद 6th में आती थी अंग्रेजी, और 6th के बाद 9th और 10th में अंग्रेजी की अच्छी खासी किताब आती थी जिसके लिए हम लोग परेशान होते थे कि उसको कैसे पढ़ें। ये एक समस्या थी। हम लोगों ने तभी यह तय किया था कि अपने आने वाले भविष्य के बच्चों में जो भी होंगे उनको हम अंग्रेजी मीडियम से शुरू से ही पढ़ाएंगे ताकि ये कठिनाई ना हो। और वैश्विक स्तर पर समझिएगा, ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन से हम गुजरे हैं पिछले 30 सालों में। हम वैश्विक स्तर पे तमाम विश्व के देशों में, आपको याद होगा 80 के दशक में बहुत कम लोग सुनने में आता था कि कोई अमेरिका जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है। लेकिन आज की डेट में आप ये रोजमर्रा सुनेंगे कि बगल का लड़का अमेरिका गया, बगल का लड़का फ्रांस गया। वो कैसे जा पा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नीति के तहत हुआ क्या है कि अंग्रेजी बोलना आसान हो गया है, पढ़ना लिखना आसान हो गया है, बातचीत का जो इंटरेक्शन है वो आसान हो गया है। आप दोबारा उसी ढर्रे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर 5वीं तक आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी या तमिल में पढ़ाया जाएगा या कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, तो फिर वही बच्चों के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि जब ये 7th 8th 9th में पहुंचेंगे। इसमें मैं सब कुछ खराब नहीं कह रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा के लिए कि भाई बच्चों को आप शिक्षा फ्री में दें। 1964-62 की बात बता रहा हूं मैं, जब देश आजाद हुआ था तो एक नीति लाई गई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री किया जाएगा, फ्री एजुकेशन। ये न्यू ये जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया था, ये जो आप बता रहे हैं, या ऐसे ही अलग से मुद्दा आया था? नहीं, जब उस समय शिक्षा नीति बनी थी सबसे पहले, जब के बाद 1952 की बात कर रहा हूं, जब अब्दुल कलाम आजाद हुआ करते थे शिक्षा मंत्री। आप समझिएगा कि ये वो शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने आईआईटी की स्थापना की, जिन्होंने ललित कला एकेडमी की स्थापना की, जिन्होंने तमाम ऐसे यूजीसी की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि यूजीसी की स्थापना की। तो ऐसी स्थापना करने वाले शिक्षा मंत्री के बारे में आप सोचिए, एचआरडी मिनिस्टर जो 2014 में थी स्मृति ईरानी, तुलनात्मक रूप से आप समझ सकते हैं 2015 में शिक्षा नीति में बदलाव लाने की जो दिशा बनी वो कैसी बनी होगी। जो इस सरकार की बेसिक मंशा है मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हुई हैं, देखिए बजट को लेकर बातें हुई, बच्चों को पढ़ाई के लेकर बातें होती हैं, तमाम बातें हो रही हैं, सब जगह आप देख सकते हैं। लेकिन जो मूलभूत बात है उस पर मैं आना चाहता हूं कि अगर एनसीईआरटी के तहत शिक्षा का विषयगत परिवर्तन किया जा रहा है तो उसमें किन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और कौन से विषय उनसे बाहर किए जाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या हम किसी ऐसे ढर्रे की ओर जा रहे हैं, क्या हम किसी ऐसी योजना की ओर जा रहे हैं जहां सरकार अपना एजेंडा साबित करना चाह रही है, सिद्ध करना चाह रही है? मैं इसकी तुलना 1935 के मैकाले मिनट से कर देता हूं, क्योंकि मैकाले मिनट जब लाया गया था 1835 में लॉर्ड मैकाले के तहत ये जब शिक्षा नीति लाई गई थी, उस समय जब देश आजाद नहीं था, तो ये विचारधारा पनपाई गई थी कि संस्कृत और हिंदी को दरकिनार करके अंग्रेजियत को डाला जाए, और वो अंग्रेजियत को कुछ खास वर्ग में इसलिए लाया जाए ताकि उनका हम यूज कर सकें देश में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जरूर इसकी बातें अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, किसी भी शिक्षा नीति के तहत किसी भी देश में अगर इस तरीके के बदलाव किए जाते हैं, मूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं कि वो एजेंडा वाइज चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो घातक होता है देश के लिए। आप सिर्फ नाम समझिएगा बात को। 1886 में 1986 में इसका नाम बदला गया था, एचआरडी मिनिस्टर डाला गया था। हमारे देश में ह्यूमन को मानव संसाधन नहीं कहा जा सकता, ये भारतीय मानदंड या भारतीय संवेदनाओं के खिलाफ है, इसलिए आप उसको शिक्षा मंत्री फिर से कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए शिक्षा मंत्री। योजना आयोग का क्या हुआ? नीति आयोग कर देने से कुछ उसमें बदलाव आ गया? कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन आ गया? अमूलचूल परिवर्तन के लिए जो जरूरी है उसको समझने के लिए फिर से मैं एक लाइन बोलता हूं। एक बात जो इसमें कही जा रही है कि जो एंट्री है और एग्जिट है मल्टीपल है, मल्टीपल एग्जिट। इस पॉइंट को मैं समझा देता हूं। आपको कई सब्जेक्ट्स में एंट्री करने का मौका मिलेगा कि आप एक साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, उसी के साथ आप संगीत भी पढ़ सकते हैं,
इतिहास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो बेसिक प्रॉब्लम है या कठिनाई है वो ये है कि वो एक पूल निर्धारित करेंगे, उस पूल में सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्टों में से ही, उन विषयों में से ही आप विषय चुन सकते हैं। यानी बात तो फिर घूम के वही आई, आपके पास खुला आसमान कहने को दे दिया गया, पर खुला आसमान है नहीं। आप फिजिक्स की जगह पर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं आज भी ये बात कह सकता हूं और आप भी ये बात जानते हैं कि इंटरमीडिएट अगर आप विज्ञान से हैं तो आप बीए आर्ट से कर सकते हैं। वो खुद मैंने भी किया है। मैं इंटरमीडिएट मैथ्स और फिजिक्स से हूं, केमिस्ट्री से हूं, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस था। लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट से पढ़ने वाला, इंटरमीडिएट करने वाला बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ने की स्थिति में है बीएससी में? क्या इतिहास और हिंदी पढ़ने वाला बच्चा जो इंटरमीडिएट करेगा वो क्या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की काबिलियत रखता है? ऐसा होता ही नहीं है। आर्ट साइड्स के बच्चे जब साइंस में जाने की कोशिश करते हैं तो वो जा नहीं पाते। आप भी अगर जेएनयू में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हुए हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए और आप जेएनयू में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बीएससी किया पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से करना चाहता हूं या हिंदी लिटरेचर से करना चाहता हूं, तो मैं उसकी परीक्षा देता हूं और अगर मेरा चयन हो जाता है तो मैं जेएनयू में वो सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं। ये भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसको ये बहुत बड़ी समस्या मान करके उसको सोच रहे हैं कि हमने बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है मल्टीपल सब्जेक्ट का, क्योंकि वहां भी सीमाएं बाधित होंगी। आर्ट्स का लड़का इसमें नहीं जा पाएगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप हिंदी लिटरेचर से और हिस्ट्री से इंटरमीडिएट करके क्या सोचते हैं कि आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आईआईटी से जो लड़का निकलता है वहां से पढ़ करके वो आईएएस के एग्जाम में हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री दे करके एग्जाम क्वालिफाई कर सके, ये हो सकता है। और ये हम सब जानते हैं कि ऐसी होती है, ये स्वाभाविक समस्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूं प्रवीण जी, इसको ऐसे देखिएगा कि इन्होंने कहा कि इसमें पूरे उसमें रिसर्च के लिए ये सारे जितने कमीशन और जितने तरीके की यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं उनको एक करने जा रहे हैं और पूरे देश में एक ही मानदंड तरीके से पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन में या फिर रिसर्च में एक ही तरीके से पढ़ाई होगी। उसका तरीका इन्होंने ये कहा है कि हम पूरे देश में एक संभाव से सब्जेक्ट रहेंगे, सारे एक तरीके से पढ़ाने वाले सब्जेक्ट का लेवल और स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ पे फिर एक समस्या है। यहाँ पर समस्या ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग की बात करते हैं और बायो की या मेडिकल की बात करते हैं तो वो सारी पढ़ाई सब जगह एक ही जैसी होती है, उसमें स्टैंडर्ड में परिवर्तन नहीं आ सकता। डैम बनाने का तरीका अगर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में बताया जा रहा है तो डैम बनाने का तरीका मद्रास आईआईटी में भी वही होगा, कोई अलग से तरीका नहीं आ जाएगा। एग्रीकल्चर में अगर धान को उगाने और रोपाई करने का कोई तरीका बताया जा रहा है तो वो देश के किसी भी हिस्से में बताया जाएगा तो उसी तरीके से बताया जाएगा। समस्या हमारे आपके बीच में कहां आती है? केवल एक जगह पर, वो है हिंदी लिटरेचर, इतिहास या इन सब चीजों में जहां पे हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं। अब समझिएगा, इसमें भी एक छोटी बात मेरी कहने की है। जयशंकर प्रसाद का कोई किताब की कोई स्टोरी अगर पढ़ाई जा रही है कानपुर यूनिवर्सिटी में, सपोज स्कंदगुप्त पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की ही कोई किताब या कोई बुक उनकी पढ़ाई जा रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और वो है कामायनी, तो फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी लिखी हुई दो बुक्स अलग अलग जगह पढ़ाई जा रही है, लेकिन उनकी लेखनी तो आप बदल नहीं देंगे, उनकी विचार शैली तो आप बदल नहीं देंगे। जब हिंदी लिटरेचर पे डिस्कशन होगा जयशंकर प्रसाद के बारे में तो उसमें कामायनी भी आएगी, बात भी आएगी, स्कंदगुप्त भी आएंगे, मतलब उनकी लिखी हुई सारी, आंसू भी आएगा, सब आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक धरातल पर जो आप कह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड बराबर करेंगे सबका, वो ऑलरेडी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। जो जरूरत है हम उसकी बात कर रहे हैं। जरूरत है फंडिंग की, जरूरत है पैसा और देने की, जरूरत है अच्छे टीचर्स सेलेक्ट करने की। जहां प्राइमरी एजुकेशन में हम आप जाएंगे तो पहली और दूसरी और तीसरी कक्षा के तरफ पढ़ने वाले टीचर से मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पूछना करना है कि अगर ये जो आप जरूरत बता रहे हैं कि जरूरत किस बात की है, जरूरत किस बात की है, तो ये सारी जरूरतें
इस मसौदे में है क्या कि वो जरूरत की पूर्ति कैसे होगी? नहीं, असली मुद्दा तो यही है कि शिक्षा नीति में बदलाव इनके तमाम ऐसे आचरणों से, तमाम तरीकों से पता चलने लगा है। हम बात उस पर कर ही नहीं रहे हैं कि इन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया। आचरण उसके पीछे मंशा, हमारी बात उस पर भी आ रही है, क्योंकि बहुतेरी जगह आप ये देख सकते हैं कि शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करे जा रहे हैं या किया जा रहा है, लेकिन हमारी बात जो जो तमाम जो विश्लेषण हो रहा है मीडिया में या तमाम जो शिक्षा विश्लेषण कर रहे हैं, तो अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश की जरूरत थी, जैसी शिक्षा की जरूरत थी, वो उस पर मतलब ये पैमाना फिट बैठता है मोदी सरकार की जो नई शिक्षा नीति लाई है। वो सारे मुद्दे जो है उन्होंने रखे हैं इसमें। हम यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में आप कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप एक स्टेटमेंट बदल देते हैं 10+2 की जगह 5+3+3+4। ये स्टेटमेंट है ना। आप पहली में जिस बच्चे का एडमिशन कराते हैं वो पहली से लेके 5वीं तक कैसे पढ़ता है, 5वीं से लेके 8वीं तक कैसे पढ़ता है, 10वीं में उसके सब्जेक्ट डेविएशन को आपने 1 कर दिया है। एक ही अच्छी बात है, मैं बता तो रहा हूं, इसमें सिर्फ एक अच्छी बात है कि आप किसी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो अगर 1 साल पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप वो डिग्री पूरी करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 1 साल पढ़ के, मान लीजिए हम इंजीनियरिंग में गए, फर्स्ट ईयर पढ़े, और फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद हम निकल आए, हमें पढ़ने का मन नहीं किया, मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, और मैं जो हूं उस 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर आ गया, क्या उस 1 साल के सर्टिफिकेट पर अर्हता होगी सर्विस पाने की? क्या सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कहीं हमें नौकरी मिलने की संभावना बनती है? आरोप इस सरकार पर लगते रहे कि नई शिक्षा, मतलब पहले से चीजें चली आ रही थी इस बारे में, नई शिक्षा नीति आने वाली है और वो पूरा भगवा रंग में रंगा होगा, तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूं, मंशा जो है सरकार की कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात है, हम आपने वीर सावरकर के बारे में पढ़ा है, हम सब जानते भी हैं, लेकिन अगर पूरी किताब में वीर सावरकर और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे लोगों को ही अगर तरजीह दे दी जाएगी तो हमारी सीमा बंध जाएगी। हम वैचारिक, क्योंकि पीरियड आप देखिए ना, वीर सावरकर का जो अभियान है, जो समय है, वो कितना कम है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हम वीर के तौर पे स्वीकारते हैं, निश्चित तौर पे स्वीकारते हैं, और हम उनको नमन भी करते हैं, लेकिन उनका पीरियड आंदोलन के तौर पे बहुत कम है। और अगर वास्तव में आपने बड़े बड़े आंदोलनों को कहीं दरकिनार कर दिया, जो डर भी है, जो वास्तव में डर भी है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो बात की व्यवस्था की बात है, जब किताबें सामने आएंगी तब हम देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 64 पेज 65 पेज का जो मसौदा सामने आया है नई शिक्षा, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे बिंदु हैं क्या कि जिससे लगे आपको कि हाँ ये वैचारिक प्रतिबद्धता की तरफ ये शिक्षा नीति बढ़ेगी आगे? देखिए, इन्होंने एक लाइन कही है, सिर्फ एक लाइन, वो है एनसीईआरटी के थ्रू सारे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक समरसता लाई जाएगी। एनसीईआरटी ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें आना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेकिन उनकी किताबों में किनकी कहानियां होंगी, किनकी बातें होंगी, कौन सी वैचारिक बातें होंगी। एक छोटी सी बात समझिएगा कि अगर कोई चीज 30% विषयगत कमी की गई और हमने वो देखा कि इस कोरोना काल में वो 30% किन हिस्सों में कमी की गई, अगर मौलिक अधिकार हटा दिए जाएं, संवैधानिक जानकारी हटा दी जाए, इन सब चीजों को अगर रिमूव कर दिया जाए, तो फिर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? दो तरफा मार कर रहे हैं ना आप। पहली मार आप कर रहे हैं कि वैचारिक तौर से आप पढ़ने नहीं देंगे, बचपन से लेके बड़े होने तक आप कोई ऐसा विचार बनने नहीं देंगे, और बड़े होंगे जब आप रिसर्च पे जाएंगे तो आपके पास रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं है, केवल धनाभाव के चलते आप उस समस्या में आ जाएंगे। तो इस मुद्दे बहुत हैं और बहुत सारी बातें हो भी रही हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो भटकाया जा रहा है, उसको चीजें जो बाईपास की जा रही है। प्रवीण जी, असली मुद्दा सिर्फ एक है, केवल शिक्षा के लिए एक ही मुद्दा ही है, वो ये है कि आप किसी तरीके से इसका बजट आवंटित करिए और प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचरों की भर्ती होती है उसके चुनाव में स्टैंडर्ड मानदंड बढ़ाइए। कहने का मतलब यही है कि जो कुछ देश को चाहिए, जिस तरह की शिक्षा नीति चाहिए, वो कुछ कम से कम मसौदे में होता, व्यवहारिक रूप में होता नहीं दिख रहा है।
और हम इस मुद्दे पर आगे भी कुछ और बात करेंगे आपसे। और फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।